हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब कोर्स। अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 39, 40, 41 एंड 44। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। अगर अब तक आपने वो पहले वाले 4 वीडियोज़ नहीं देखा है तो आप उनको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से देख सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हमें सपोर्टिव बने रहिए कि जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी कमेंट करते रहिए। ये जो क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये हमें इन्फॉर्म करते रहिए, राइट। तो आपका फीडबैक ही हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा। हम आपसे पॉजिटिव फीडबैक की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। आप जो होगा फीडबैक, अच्छा लगा तो अच्छा लगा बोल के कमेंट करिए, या बुरा लगा है तो बुरा लगा बोल के कमेंट करिए, राइट। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 42, जो कि आएगा कौन से चैप्टर से? वेव ऑप्टिक्स, राइट। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? डिफाइन वेव फ्रंट एंड नेम द शेप्स ऑफ वेव फ्रंट फॉर डिफरेंट सोर्सेस। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा? वेव फ्रंट क्या होता है और इसके क्या शेप्स हो सकते हैं अलग अलग सोर्सेस के लिए, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं। सो वेव फ्रंट क्या है? एक सरफेस है। क्या है ये? सरफेस है जिसके ऊपर हर पार्टिकल का फेज कैसा रहेगा? कांस्टेंट, सही है। यानी कि यहाँ पे सारे पार्टिकल एक साथ एक जैसा ही मूवमेंट करेंगे, तो वैसे वाले सरफेस को हम क्या कहेंगे? वेव फ्रंट। क्या कहेंगे? वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट का बेसिक सा सिंपल सा डेफिनेशन क्या कहते हैं? सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। या फिर अगर आपके बुक के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पे क्या होगा? द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन विच ऑल द पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। एक लोकस है पॉइंट का जिसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होंगे सभी सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो ऐसे वाले लोकस को हम क्या नाम देते हैं? वेव फ्रंट। आई होप ये दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आएंगे। जो आपको अच्छा लगा है वो आपको याद कर लीजिए, राइट। सो देखिए, अगर सोर्स कैसा है? पॉइंट सोर्स है, तो इसके लिए जो वेव फ्रंट बनेगा उसका शेप कैसा रहेगा? स्पेरिकल, राइट। नेक्स्ट, अगर सोर्स लीनियर है जैसे कि ट्यूबलाइट, तो उससे निकलने वाले जो वेव फ्रंट्स होंगे उनका शेप कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। ये सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं। अगर सोर्स बहुत दूर है, लार्ज डिस्टेंस पे है, तो वहाँ से जो भी वेव फ्रंट रिसीव करेंगे वो कैसे वाले होंगे? प्लेनर इन शेप। आई होप कि ये शेप्स आपको समझ में होंगे। पॉइंट सोर्स के लिए कैसा होगा? स्पेरिकल, बॉल के जैसे वेव फ्रंट्स निकलेंगे। और लीनियर सोर्स जैसे कि ट्यूबलाइट, इससे निकलने वाले वेव फ्रंट्स कैसे होंगे? सिलिंड्रिकल, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद अगर सोर्स बहुत दूर है जैसे कि सन, तो सन से अर्थ पे जो वेव फ्रंट्स आते हैं वो वाले होते हैं प्लेनर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोला है। डिफाइन कोहेरेंट सोर्सेस एंड गिव एग्जांपल। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस उन्हें बोला जाता है जिनसे सेम फ्रीक्वेंसी के वेव्स प्रोड्यूस हो। सही है, फिर से एक बार बोल दें। कोहेरेंट सोर्सेस उन्हें कहा जाता है जिनसे सेम फ्रीक्वेंसी के वेव्स प्रोड्यूस हो और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट बना रहे, राइट। फिर से एक बार, जिन सोर्सेस के निकलने वाले जो वेव होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और उनके बीच में जो फेज का डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। 0 होगा तो भी चलेगा, 180 होगा तो भी चलेगा, लेकिन वो टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए। तो ऐसे वाले जो सोर्सेस होते हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी के कांस्टेंट फेज के साथ प्रोड्यूस करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम? कोहेरेंट सोर्सेस। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल होता है लेजर। कौन होता है? लेजर, राइट। तो देखिए, सोर्सेस विच प्रोड्यूसेस वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी? सेम, और फेज डिफरेंस कैसा रहेगा? कांस्टेंट, राइट। इसके लिए एग्जांपल क्या है? लेजर लाइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल। क्या बोला है? हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है? जो वेव फ्रंट होगा, प्राइमरी वेव फ्रंट, उसको कहीं पे भी अगर हम टच करेंगे तो वहाँ से नए वेव फ्रंट निकलेंगे। ये जो नए वेव फ्रंट बन रहे हैं इन्हें क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी वेव फ्रंट, राइट। तो एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो यहाँ पे देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। सही है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए शांत पानी है ना। तो पानी के अंदर जैसे ही आप एक पत्थर डाल देंगे तो उस टाइम पे वहां से क्या निकलेंगे? ऐसे वेव्स आएंगे इस तरीके से।
इन्हें हमने नाम दिया प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बोल के नाम दिया इनको? प्राइमरी वेव फ्रंट, राइट। अगर आप इस वेव फ्रंट को यहाँ पे टच करते हैं, राइट, मैं दूसरा कलर लेके दिखा दूं। अगर आप इसको यहाँ पे टच करते हैं तो यहाँ से नए वेव्स निकलेंगे, राइट, इस तरीके से। तो इन्हें क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। ये जो ग्रीन कलर वाले मैंने ड्रॉ किया इन्हें क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी वेव फ्रंट। अगर मैं यहाँ टच करता तो यहाँ से भी वेव्स आते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ टच करता तो यहाँ से भी वेव्स आते हैं, राइट। मतलब मैं जहाँ पे भी टच कर लूँ वहाँ से नए वेव्स आना ही है, राइट। तो प्राइमरी वेव फ्रंट पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप टच करोगे तो वहाँ से नए सेकेंडरी वेव्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है? एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, राइट। और आगे क्या बोला है? ए कॉमन टेंजेंट टू द सेकेंडरी वेव फ्रंट्स गिव्स द पोजीशन ऑफ द प्राइमरी वेव फ्रंट। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ से कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, एक ऐसी लाइन जो इन सभी सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को टच करती हुई जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डॉटेड लाइन है इसका शेप बिल्कुल रेड कलर वाली की जैसा शेप लग रहा है, सही है। यानी कि ये वाली पोजीशन किस वेव फ्रंट की जैसी लग रही है? प्राइमरी वेव फ्रंट की जैसे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे हाइगन्स क्या कहता है? प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स के सोर्सेस है, और उन सारे सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को जोड़ता हुआ अगर आप कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पोजीशन देगा आपको प्राइमरी वेव फ्रंट का। आई होप कि ये वाला हाइगन्स प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यस, यहां पे क्या बोला है? प्रूफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम हाइगन्स प्रिंसिपल। तो ये डेरिवेशन है, मोस्टली 3 मार्क्स में आ सकता है ना। तो यहां पे देखिए, तो इसका डेरिवेशन हम करेंगे तो हमें कैसे करना पड़ेगा? ये कोई मिरर है, ये मिरर है, राइट। यहां से ये वेव फ्रंट आ रहा है। क्या आ रहा है? वेव फ्रंट। तो इसके परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये होंगे रेज, इसको हम बोलेंगे ए, और यहाँ से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये आके ऐसे टकराएंगे मिरर से, इसको हमने नाम दिया पी, राइट। कुछ देर बाद ये वेव फ्रंट ऐसे आके टकराएगा किससे? मिरर से। तो सबसे पहले कौन टकराएगा? ए टकराएगा। देखिए कौन टकराएगा? ए। ये वाला वेव फ्रंट जब ऐसे आएगा तो पहले ए टकराएगा, तो मैंने इसका नाम ए रख दिया, और बी अभी यहाँ पे है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो मैं ये जो एक्स्ट्रा ड्रॉ किया था इसको हटा देता हूँ। यस, ये है रेज। ये क्या चीज़ें हैं? रेज। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से कोई प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आया जिसका नाम क्या है? ए और बी। तो इस ए और बी में पहले कौन सा पॉइंट टकरा रहा है? ए पॉइंट। तो ये इंसिडेंट रे है, जिस जगह पे टकराएगी वहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। तो इस नॉर्मल के साथ इसने एंगल बनाया आई, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये रे और वेव फ्रंट दोनों परपेंडिकुलर है, तो उसके साथ अगर इसका एंगल आई है तो यहाँ वाला एंगल 90 माइनस आई होना चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस आई। अब देखिए ये वाला डॉटेड लाइन और ये वाला मिरर दोनों 90 डिग्री पे है। अगर ये वाला एंगल 90 माइनस आई है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? आई। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर यहाँ का एंगल आई है तो ये भी एंगल कितना होगा? आई। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ B से इस पॉइंट तक, B वाला पॉइंट मिरर को टकराने के लिए कुछ टाइम लगेगा, तो उतने टाइम में ये वाला कितना डिस्टेंस चलेगा? CT। कितना डिस्टेंस चलेगा? CT। क्यों? यहाँ पे जो लाइट चल रही है इसकी स्पीड कितनी है? C। अगर B से इस पॉइंट तक आने में, अब मैं मान लूँ इसको कि B से B डैश तक आने में अगर T टाइम लगता है तो C स्पीड से T टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? CT। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, इस जगह पे मैंने यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। अब यहाँ से मैं डिफरेंट कलर ले लूँ। यहाँ से जब तक B डैश को पहुँचेगा तब तक A से रिफ्लेक्ट होके ये आगे चला जाएगा। तो ये वाला कुछ ऐसे जा रहा है, इस तरीके से।
ये वाली रे यहाँ से टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, उसी टाइम पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं, इसका नाम क्या देंगे हम, सी टी। यस, अब देखिए जब B से B डैश तक आने में टाइम लगा T, तो उतने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया इसने, सी टी। तो उस T टाइम में A से ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट होके आगे चली गई, तो अब यहाँ से ये भी रिफ्लेक्ट होके आगे जा रहा है, राइट। इन दोनों के साथ अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो इसे मैंने नाम दिया A डैश। क्या नाम दिया, A डैश। आई होप यहाँ तक थोड़ा तो समझ में आया होगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये वाला ऐसे वेवफ्रंट आया ए बी, पहले कौन टकराया, ए। बी को टकराने के लिए कुछ टाइम लग गया टी, तो उतने टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सी टी। तो जैसे ही ये रिफ्लेक्ट कर रहा होगा तब तक ए से लाइट पलट के यहाँ तक आ चुकी है, तो वेवफ्रंट अभी क्या बन चुका है, ए डैश बी डैश। तो ये जो येलो वाली लाइट है ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, और ये जो ग्रीन वाली लाइट है ये इंसिडेंट लाइट है, और ये वाला जो एंगल होगा ये आर है, तो ये वाला एंगल भी आर होगा, राइट। तो ए से ए डैश तक आने में भी टाइम कितना लगा है, टी, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, सी टी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री है। तो मैं ये ग्रीन वाले ट्रायंगल में देख रहा हूँ ए बी बी डैश, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, साइन एंगल कितना है ग्रीन वाले ट्रायंगल में, आई, विच इज इक्वल टू आई के अपोजिट कौन है, बी बी डैश, ये वाला बी बी डैश, डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी डैश। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, बी बी डैश डिवाइड बाई ए बी डैश। तो यहाँ से अगर आप लिखते हैं साइन आई इज इक्वल टू, क्या लिखा जाएगा, बी बी डैश की वैल्यू कितनी है, सी टी डिवाइडेड बाई हाउ मच, ए बी डैश। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, अगर आप ये येलो वाला ट्राइंगल देखेंगे, ए डैश बी डैश, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है येलो वाले ट्राइंगल में, आर। तो यहाँ पे लिखेंगे आप साइन आर, विच इज इक्वल टू, आर का अपोजिट साइड कौन है, ए डैश, सही है, ए डैश डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कौन है, ए बी डैश, राइट। तो यहाँ से साइन आर इज इक्वल टू ए डैश कितना है, सी टी डिवाइडेड बाई हाउ मच, ए बी डैश। इसको इक्वेशन 2 कहेंगे और पहले वाले को इक्वेशन 1 कहेंगे। अगर आप देखेंगे तो दोनों का RHS सेम है, राइट। तो यहाँ से लिख दें फ्रॉम 1 and 2 साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। तो साइन को उस साइड भेजेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स कट जाएंगे तो बचेगा क्या, आई इक्वल टू आर। यही तो होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, राइट। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कहाँ से प्रूफ किया मैंने इसको, हाइगन्स प्रिंसिपल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, प्रूव स्नेल्स लॉ फ्रॉम हाइगन्स प्रिंसिपल। तो हमें स्नेल्स लॉ प्रूव करना है हाइगन्स प्रिंसिपल से। तो देखिए ये हमारा एक बाउंड्री है, इसके ऊपर एयर है, नीचे मीडियम है। एयर में स्पीड c है, मीडियम में स्पीड v है। किसकी, लाइट की। यहां से देखिए अगर मैं वेव फ्रंट गिरा दूं ऐसे, राइट, तो ये रहा हमारा वेव फ्रंट जिसका नाम क्या है, ए बी। तो ऐसे कोई वेव फ्रंट आ रहा है ए बी, तो पहले कौन टकराएगा, ए। जिस टाइम पे ए टकराया होगा उस टाइम पे बी अभी यहाँ पे है, इसको टकराने में और कुछ टाइम लग जाएगा, तो उतने टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, सी टी। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ तो इस नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना, आई, तो ये वाला भी एंगल आई।
आई होप ये क्लियर हुआ होगा, राइट। अब जब रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो लाइट एयर से मीडियम में एंटर करेगी, तो उस टाइम पे जब तक बी इस जगह पे पहुंचेगा जिसका नाम क्या है बी डैश, जब तक बी डैश तक आएगा तब तक ए कुछ आगे चल चुका होगा, कुछ इस तरीके से, राइट। तो इस टाइम पे ये भी ऐसे जा रहा था, तो यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये होगा वेव फ्रंट, राइट। क्या है ये वेव फ्रंट। ये वाला वेव फ्रंट वाला पॉइंट कहाँ से आया है ए से, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखेंगे हम ए डैश। और ये वाला कहाँ से आया है बी से, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा है बी डैश। तो ये अगर एंगल आर है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा आर। अब देखिए बी से बी डैश आने में आपको टी टाइम लगा है, तो ए से ए डैश आने में भी टाइम कितना लगेगा टी। लेकिन आपने यहाँ पे कितना डिस्टेंस चला है सी टी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कितनी है सी, तो वैसे यहाँ पे स्पीड कितनी है v, तो आप कितना डिस्टेंस चलेंगे वी टी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब बस आपको इसमें फॉर्मूले बनाने हैं। देखिए इन ट्राइंगल, ये ऊपर वाला ट्राइंगल देखिए येलो वाला, ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, साइन आई, एंगल क्या है इसमें आई, आई के सामने वाली साइड क्या है बी बी डैश, बी बी डैश डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी डैश, ए बी डैश बराबर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो साइन आई की वैल्यू किसके बराबर है बी बी डैश कितना है सी टी डिवाइडेड बाई ए बी डैश, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब ये ग्रीन वाला ट्राइंगल आप देखिए, तो यहाँ पे इन ट्राइंगल बी बी डैश ए बी इन ट्राइंगल कौन सा वाला ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ग्रीन वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश। तो यहां से हम लिखेंगे साइन आर। बताइए आर के अपोजिट वाला साइड क्या है ए डैश डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी डैश। अब बताइए ए डैश की वैल्यू कितनी है वी टी, तो साइन आर इज इक्वल टू वी टी डिवाइडेड बाई ए बी डैश, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब आप एक काम करिए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो एलएचएस में क्या था इक्वेशन 1 में साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, विच इज इक्वल टू इक्वेशन 1 का आरएचएस क्या है सी टी डिवाइडेड बाई ए बी डैश डिवाइडेड बाई वी टी डिवाइडेड बाई ए बी डैश। तो यहाँ से ए बी डैश कैंसिल, टी और टी कैंसिल, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू सी बाई वी, राइट। आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है एन, तो यहाँ से हम लिख देंगे साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू एन। यही तो होता है स्नेल्स लॉ, है ना। तो यहाँ से एन किसकी जगह पे आ गया सी डिवाइडेड बाई वी की जगह पे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अगर इससे जुड़ा हुआ और इससे पहले वाले डेरिवेशन से जुड़ा हुआ आपको कुछ डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा समझाने के लिए टफ है, मतलब ये जो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं इसमें थोड़ा सा मतलब आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा हर जगह पे, मतलब हर एक चीज़ को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, राइट। अगर फिर भी इसमें कुछ डाउट रहता है तो मैं फिर से अगले वीडियो में और एक बार समझा दूंगा, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताते रहिए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला इस क्वेश्चन में, डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कॉमा कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है जब दो कोहेरेंट वेव्स आपस में मिक्स होते हैं तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, एनर्जी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है जब दो कोहेरेंट वेव्स आपस में मिक्स हुए हैं तो इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं इंटरफेरेंस। देखिए द फेनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन मतलब क्या होता है मिक्सिंग, राइट। सुपरपोजिशन ऑफ कोहेरेंट वेव्स, कैसे वेव्स कोहेरेंट वेव्स, इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जब दो कोहेरेंट वेव्स आपस में मिक्स हो जाते हैं तो एनर्जी
फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इस फेनोमेना को हम क्या कहेंगे? इंटरफेरेंस। तो देखिए आगे क्या लिखा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव, सही है, और ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन ट्रफ ऑफ अनदर वेव, द इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्रेस्ट क्या होता है? ये वाला, राइट। तो जब दो वेव्स के क्रेस्ट क्रेस्ट पे या ट्रफ ट्रफ पे आ जाते हैं, तो इस टाइम पे जो इंटरफेरेंस होगा, तो इस इंटरफेरेंस को हम क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे एनर्जी बढ़ने वाली है, एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे बढ़ेगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, राइट। नेक्स्ट अगला वाला क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन ट्रफ ऑफ अनदर वेव, देन द इंटरफेरेंस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें क्या बोला है? अगर एक वेव का क्रेस्ट ऐसा है सॉरी, और एक वेव ऐसा है, इसमें क्या हो रहा है? इस वेव का क्रेस्ट इसके ट्रफ पे गिर रहा है और इस वेव का क्रेस्ट इसके ट्रफ पे गिर रहा है। तो इस टाइम पे ये दोनों प्लस, ये अगर प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो आंसर तो डिक्रीज हो जाएगा ना। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो ऐसा वाला जो इंटरफेरेंस है जिसके अंदर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तो वैसे वाले इंटरफेरेंस को हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो कोहेरेंट वेव्स आपस में मिक्स होंगे तो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगर क्रेस्ट पे क्रेस्ट आता है या ट्रफ पे ट्रफ आता है जिससे एनर्जी बढ़ जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्रेस्ट पे अगर ट्रफ आ जाए या ट्रफ पे क्रेस्ट आ जाए तो यहाँ पे एनर्जी घट जाती है, तो ऐसे वाले इंटरफेरेंस को हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? राइट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या कंडीशन होनी चाहिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखिए, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे क्या बोला है? फेज डिफरेंस मस्ट बी कितना होना चाहिए? फाई इज इक्वल टू 2n पाई के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? फाई इज इक्वल टू 2n पाई के बराबर, यानी कि इवन नंबर ऑफ पाई के बराबर अगर एंगल का डिफरेंस होगा तो उस टाइम में जो इंटरफेरेंस होगा उसे क्या कहेंगे हम? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। या फिर जो पाथ डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू n लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए? n लैम्डा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या कहता है? फेज डिफरेंस की वैल्यू फाई इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू पाई के बराबर होना चाहिए। फाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 2n माइनस 1 इंटू पाई के बराबर होनी चाहिए। और वहीं पे जो पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर होनी चाहिए। आई थिंक ये दो कंडीशन आपको समझ में होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में आने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और ये जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 44 के ही बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन आने वाला है वो डायरेक्ट 5 मार्क्स का नहीं आएगा, उसमें स्प्लिट टाइप रहेगा, एक 2 मार्क्स का एक 3 मार्क्स का। तो उसमें 2 मार्क्स वाले पोर्शन में ये वाले क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई है, राइट। तो इनको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड कंडीशंस फॉर डाइफ्रैक्शन। तो यहाँ पे डाइफ्रैक्शन क्या होता है? जब एक वेव जा रहा होता है, अगर उसको किसी ऑब्जेक्ट का कॉर्नर मिल जाए तो ये उस ऑब्जेक्ट के पास क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। तो ये जो कॉर्नर के पास आके जो वेव बेंड होता है, तो इस फेनोमेना को हमने क्या नाम दिया है? डाइफ्रैक्शन। क्या नाम दिया इसको? डाइफ्रैक्शन। देखिए, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल के कॉर्नर्स के पास जब लाइट पहुंचती है तो वहां पे आके बेंड हो जाती है, तो इस फेनोमेना को हमने क्या नाम दिया है? डाइफ्रैक्शन। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कंडीशंस क्या है? देखिए, डाइफ्रैक्शन देखने के लिए आपका जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक, राइट। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो वेवलेंथ की रेंज का होना चाहिए। मतलब जिस रेंज का वेवलेंथ है ऑब्जेक्ट का साइज भी उसी रेंज का होना चाहिए, राइट। तभी आप क्या देख सकते हैं? डाइफ्रैक्शन। अगर साइज बड़ा हो जाए तो उस टाइम पे आपको डाइफ्रैक्शन फील होने वाला नहीं है। आई थिंक ये दो कंडीशन आपको समझ में आई होंगी। क्या है कंडीशन? लाइट का जो वेवलेंथ है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, यानी कि सिंगल कलर वाली वेवलेंथ होनी चाहिए। दूसरा वाला क्या है? ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यस। अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ सकता है ये। तो यहाँ पे बोला गया है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में क्या फर्क है देखिए। जब इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस बनते हैं यानी कि बैंड्स ब्राइट डार्क जो बनते हैं वो सभी की विड्थ इक्वल होती है। कैसी होती है? इक्वल। और यहाँ पे स्पेलिंग इक्वल होती है। नेक्स्ट, जब डायफ्रैक्शन में ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनते हैं तो उनकी जो विड्थ होती है वो इक्वल नहीं होती है। तो ये नॉट इक्वल, ये वाला इक्वल। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। इंटरफेरेंस में जो डार्क बनता है वो परफेक्टली डार्क होता है और यहाँ पे डायफ्रैक्शन में जो डार्क बनता है वो परफेक्टली डार्क नहीं होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस होंगे सबका ब्राइटनेस सेम रहेगा। यहाँ पे जितने ब्राइट फ्रिंजेस होंगे उनका ब्राइटनेस सेम नहीं रहेगा क्योंकि इंटेंसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाती है। आई थिंक ये 3 डिफरेंस आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, डिफाइन अनपोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे होते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे बोला जाता है लाइट वेक्टर। क्या बोला जाता है? लाइट वेक्टर। अनपोलराइज्ड लाइट ऐसी लाइट होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन हर पॉसिबल डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। तो ऐसे वाले जो लाइट होती है उसे क्या बोलेंगे हम? अनपोलराइज्ड लाइट। देखिए, लाइट इन विच लाइट वेक्टर इज ऑसिलेटिंग इन ऑल डायरेक्शन। लाइट वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशन सभी डायरेक्शन में पॉसिबल होते हैं। तो ऐसे वाले लाइट को हम क्या बोलेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? इसमें लाइट का जो ऑसिलेशन है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं। राइट, सभी डायरेक्शन में नहीं होंगे। ऐसे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अगर ऑसिलेट कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम? पोलराइज्ड लाइट। देखिए, लाइट इन विच लाइट वेक्टर इज ऑसिलेटिंग इन ओनली वन डायरेक्शन। सिंगल डायरेक्शन में अगर ऑसिलेशन है तो वो पोलराइज्ड लाइट है। अगर मल्टीपल डायरेक्शन में ऑसिलेशन है तो वो अनपोलराइज्ड लाइट है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर जो ये एरो मार्क्स दिख रहे हैं ये बता रहे हैं आपको कि लाइट सभी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। तो ये कैसी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट। यहाँ पे देखिए सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही ऑसिलेशन हो रहे हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? पोलराइज्ड लाइट। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? डिफाइन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये जो फेनोमेना है, पोलराइजेशन क्या है? एक फेनोमेना है जिसमें लाइट के कई सारे ऑसिलेशन पॉसिबल थे। इनको सिर्फ एक ही डायरेक्शन के ऑसिलेशन में बांधना है। मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही इनके ऑसिलेशंस को रखना है, बाकी ऑसिलेशंस को कट करना है। तो इस फेनोमेना को हम क्या कहेंगे? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो देखिए क्या बोला है? द फेनोमेना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग ऑसिलेशंस ऑफ लाइट। ये वाला वर्ड याद रखिए, रेस्ट्रिक्टिंग ऑसिलेशन ऑफ लाइट वेक्टर टू ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अगर इसको हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे ऑसिलेट करने के लिए तो इस फेनोमेना को हम क्या कहेंगे? पोलराइजेशन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। पोलराइजेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में ही होता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन में डाल देगा आपको। पोलराइजेशन कैसे वेव में पॉसिबल है? ओनली इन ट्रांसवर्स वेव। कौन से वेव नहीं दिखाएंगे पोलराइजेशन? वो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स विल नॉट शो पोलराइजेशन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ओनली ट्रांसवर्स वेव्स कैन शो पोलराइजेशन। ये आपको ध्यान रखना है। आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एमसीक्यू में ये वाला क्वेश्चन डाल देंगे तो आप फिर छोड़ दोगे एक क्वेश्चन। राइट, तो नोट करिए इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्टेट एंड एक्सप्लेन मालूज लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। राइट, तो यहाँ पे स्टेट एंड एक्सप्लेन मालूज लॉ बोला है। तो मालूज लॉ क्या है देखिए, इट स्टेट्स दैट इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट coming out of analyzer is directly proportional to the square of cosine of angle between transmission axis of polarizer and analyzer। अगर मैं आपको ऐसे ही बोल दूंगा तो ये समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे डायग्राम देखिए क्या कह रहा है। यस, ये वाला है पोलराइजर। क्या है ये? पोलराइजर। और ये क्या है? एनालाइजर। राइट, तो यहाँ पे 2 मटेरियल है जो लाइट को पास कराएंगे अपने थ्रू। राइट, और उनको पोलराइज कर देंगे। क्या कर देंगे? पोलराइज कर देंगे। राइट, तो यहाँ पे एक मटेरियल अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करेगा। क्लियर, तो इसे हमने क्या नाम दिया है? पोलराइजर। ये पोलराइज हुआ है कि नहीं हुआ है चेक करने के लिए आगे सेम उसी टाइप का एक मटेरियल रखेंगे जिसका नाम क्या रखा है हमने? एनालाइजर। एनालाइजर का काम क्या होता है?
लाइट पोलराइज हुआ है या नहीं हुआ है हमें चेक करना होता है, राइट। तो पोलराइजर अनपोलराइज को पोलराइज करेगा, एनालाइजर पोलराइज हुआ है कि नहीं हुआ है चेक करेगा। अब यहाँ पे देखिए पोलराइजर में जो ट्रांसमिशन एक्सिस है, मतलब इसके अंदर से सिर्फ वर्टिकल वाले ही पास हो सकते हैं। देखिए इसमें सारे डायरेक्शन थे, यहाँ पे इसका डायरेक्शन हमने कैसे रखा है वर्टिकल, तो जब इससे लाइट बाहर आई तो सिर्फ ये वाले ही बाहर आए, क्लियर। तो इसका मतलब इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे वर्टिकल है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं है, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो चुका है ना। तो ये एनालाइजर का जो वर्टिकल एक्सिस है वो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट है, राइट। तो इसका ट्रांसमिशन एक्सिस और इसके ट्रांसमिशन एक्सिस में कुछ एंगल है, वो कितना है थीटा। तो यहाँ पे जो लाइट मिल रही है उसकी इंटेंसिटी इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये वाला थीटा, इसका कोसाइन यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, वही लिखा है। इट स्टेट्स दैट इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई, ये वाला, इज कमिंग आउट ऑफ एनालाइजर, एनालाइजर से बाहर आने वाली इंटेंसिटी आई कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, स्क्वायर ऑफ कोसाइन यानी कि कॉस के स्क्वायर पे, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। ये पोलराइजर ये एनालाइजर इन दोनों के ट्रांसमिशन एक्सिस में कितना एंगल है थीटा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट ये वाली इंटेंसिटी है जो कहाँ से आ रही है, पोलराइजर से। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। ये आएगा आपको 3 मार्क्स में, कितने मार्क्स में, 3 मार्क्स में। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइड्स। पोलराइड्स क्या होते हैं, ये मटेरियल होते हैं जो लाइट को पोलराइजेशन कर देते हैं, यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने वाले मटेरियल्स को हम क्या बुलाते हैं, पोलराइड्स। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए इसको यूज़ कहाँ करते हैं देखेंगे। तो इनको हम यूज़ करते हैं सनग्लासेस में। कहाँ यूज़ करते हैं, सनग्लासेस में, हेडलाइट्स में, और 3D मूवी वाले कैमरा में यूज़ करते हैं, और इनको विंडो ग्लास में यूज़ करते हैं। तो ये इनके एप्लीकेशंस है। यहाँ से आपको 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पॉसिबल है, जो कि क्वेश्चन नंबर 42 पे देखने को मिलेगा। आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर आज के इन क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमें एक बार कमेंट में बता दीजिए, तो हम अगले वीडियोज़ में इनको जोड़ के फिर से एक बार समझा देंगे, राइट। तो अगर आप वीडियोस देख रहे हो, आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अगर आप हमने फीडबैक दे दिया तो हमें बहुत अच्छा सा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि हम आगे आने वाले और कोर्सेज़ में अपने आप को बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करके आपको वीडियो प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पे हमसे कुछ भूल हो रही है, चूक हो रही है, या फिर हम आपको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं आंसर्स, तो वो भी बताइए, जिससे कि हम आने वाली वीडियोज़ में उनको इम्प्रूव करेंगे। आपका पॉजिटिव नेगेटिव बोथ टाइप का फीडबैक को हमारे पास वेलकम है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें देते रहिए और हमें इम्प्रूव करने में मदद करिए, राइट। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।